नमस्कार, मैं हूं A.K. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं फिर से कोरोना की ही चर्चा करूंगा क्योंकि इस समय पूरे देश में कोरोना के बहाने इतने सारे मुद्दे हैं और इतनी सारी भ्रांतियां हैं और इतनी तरह की दिक्कतें हैं जो आम लोग फेस कर रहे हैं, आम लोगों को उसको झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए उनको छोड़कर हम अपनी चर्चा आगे ले नहीं जा सकते। हमारा देश दरअसल श्रमिकों का देश है, हमारा देश किसानों का देश है। हमारे देश में मेहनत मजदूरी से जीवन जीने वाले लोग और मेहनत मजदूरी के बदौलत देश को बनाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनकी कदर नहीं कर पाते, हम उनका ख्याल नहीं रख पाते। मैं एक छोटी सी घटना से आज अपनी चर्चा को शुरू करना चाहता हूँ। घटना दरअसल अमेरिका की है। अमेरिका के एक हिस्से में एक किसी शहर का मैं जिक्र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक अश्वेत व्यक्ति को वहाँ की पुलिस ने 10 मिनट तक अपने पैरों में उसके गर्दन को दबा के रखा और एक तरह से यातना दी। जाहिर है पुलिस गुस्से में रही होगी, उस व्यक्ति की क्या गलती थी क्या नहीं यह पूरी तरह से हमारे सामने नहीं है, लेकिन पुलिस की उस यातना में उस व्यक्ति की मौत हो गई, उस अश्वेत व्यक्ति की, अमेरिकी व्यक्ति की मौत हो गई। और इस समय अमेरिका के उस हिस्से की बात तो छोड़िए, पूरे अमेरिका में एक हिंसक आंदोलन खड़ा हो चुका है और वो आंदोलन उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ लोगों की मांग है कि उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि उसने अमेरिका के एक नागरिक के साथ अमानवीय व्यवहार किया। अमेरिका के एक सामान्य नागरिक के साथ उसने जुल्म किया। इतना ही नहीं, उस पुलिस अधिकारी की पत्नी ने भी तलाक का मुकदमा, मतलब वो अपने उस पुलिस अधिकारी पति से संबंध तोड़ने का मुकदमा अदालत में दायर कर दिया है। मित्रों, यह अमेरिका है और एक तरफ हम भारत में लॉकडाउन के बहाने इतने ज़्यादा लोगों को बेघर कर चुके हैं, इतने ज़्यादा लोगों को उनके रोज़गार से अलग कर चुके हैं, इतने ज़्यादा लोगों की जानें ले चुके हैं। इतनी अव्यवस्था के बावजूद यहाँ की जनता में कोई जुम्बिश नहीं है, यहाँ की जनता में कोई हलचल नहीं है, यहाँ की जनता में कोई आवाज़ नहीं है। कहते हैं कि जब घटना किसी और के साथ होती है तो हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ तो हो नहीं रहा। ऐसे ही जब घटना हमारे करीब पहुंचती है तो भी हम निश्चिंत रहते हैं कि चलो ठीक है, अभी इमीडिएट हम इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब ये घटना आप तक पहुंचती है तब हालात बहुत संगीन होते हैं और हमें लगता है कि लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि आपने दूसरे की मदद नहीं की थी, आपने अपने जैसे दूसरे नागरिकों के दुख सुख में अपने को शामिल नहीं किया था। यह पूरी बात मैं क्यों कोरोना के बहाने कर रहा हूँ, यह आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मैं इन बातों को एक संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूं और उसके पीछे मेरा उद्देश्य बहुत साफ है कि पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं और पूरा देश लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी कीमत यहाँ के निम्न मध्य वर्ग, यहाँ के श्रमिक वर्ग, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब और वो लोग जो एक तरह से वंचित कहे जाते हैं, उन्होंने चुकाई है। जो संपन्न वर्ग है, जिसके पास एक अच्छी खासी रकम सेविंग के रूप में जमा है, उसको इस लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सवाल ये है कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, जैसे जैसे ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जाती है, कोरोना के संक्रमण के मामले भी बढ़ते जाते हैं और अब जब लॉकडाउन 4 की मियाद पूरी हो गई है तो अनलॉकडाउन 1 शुरू हो गया है, यानी कि धीरे धीरे पूरे देश को खोलने की बात चल रही है। अब यहाँ एक सवाल एक जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाते मेरे जहन में उठता है, जिसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसके बहुत
अल्टीमेट मतलब एक बहुत ही मुकम्मल औषधि के रूप में, उसके ट्रीटमेंट के रूप में, उसके कंट्रोल के लिए लॉकडाउन को एक मेजर्स के रूप में देखा गया था, तो आज फिर लॉकडाउन को क्यों वापस लिया जा रहा है? जाहिर है कि यह उसकी मुकम्मल दवा नहीं थी। जाहिर है कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन कोई सही समाधान नहीं था, लॉकडाउन कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं थी। शुरू में जब हम ये बात कह रहे थे तो सरकार या सरकार के लोग या सरकार के समर्थन में जो जनता खड़ी है उनको लग रहा था कि हम लोग बराबर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दरअसल चाहते थे कि इस देश का प्रबुद्ध वर्ग, इस देश का जागरूक नागरिक इन सारे सवालों को समझे और उसके साथ अपने आप को जोड़े। दिक्कत किसको हो रही है? परेशानियों में कौन है? निश्चित रूप से इस देश का 30 से 40 करोड़ वह तबका जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है, वह तबका जो कोई बड़ी सेविंग नहीं रखता। उसके पास अगर हद से हद सेविंग होगी भी तो मुश्किल से बमुश्किल 1 महीने की सेविंग होगी, लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन ने उनकी सारी सेविंग खराब कर दी और अब उसके पास जीवन के लिए संचित धन में से कुछ भी नहीं है। इसलिए उसके सामने अब कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वो काम पर नहीं लौटता है तो वो अपने जीवन का बाकी हिस्सा, जीवन के बाकी कार्यक्रम नहीं चला सकता। तो ये तो मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग या श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग की परेशानी थी। लेकिन यही जो अपर मिडिल क्लास है, जो संपन्न वर्ग है, उसके सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज वह भी परेशान है। उसके रोजगार, उसके व्यवसाय सब पे लगभग ताला लग चुका है। मेरी बात होती रहती है, मैं कई लोगों से बात करता हूँ और जो मेरी जानकारी है और जो मुझे बताया जा रहा है, मैं कह सकता हूँ कि 90% लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि उनका काम खराब हो गया है, उनके व्यवसाय में बहुत मंदी आ गई है और वो किसी तरह से अपना जीवन चलाने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, कोरोना को लेकर 2 और बातें जिसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा। पहला जिक्र कि कोरोना के बहाने हमने एक खास वर्ग को बदनाम किया है, एक खास धर्म के लोगों को बदनाम किया है। छिपाने की कोई बात नहीं, मैं बहुत खुल के इस बात को कहना चाहता हूँ। वह वर्ग है मुसलमानों का एक तबलीगी जमात। उस जमात के कुछ लोगों को कोरोना होने के बाद हमने उन पर आपराधिक मुकदमे कायम किए। हमने मतलब सरकार ने, देश की सरकार ने उनको पकड़ना धकड़ शुरू किया। उनके मुखिया को, उनके जो मुख्य धर्म प्रचारक हैं, उनके खिलाफ मुकदमे जारी हुए, वारंट जारी हुए, उनकी तलाश की गई और अंत में यह दुनिया के सामने या अपने देश में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि कोरोना इसी जमात ने फैलाया है। मालूम नहीं कि सार्थक रूप से इसका कितना असर इस आवाम पर हुआ होगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो मनुष्यों के दिमाग का बदलाव हमने देखा है कि वो धीरे धीरे सांप्रदायिक होता चला गया है, उसमें निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर हुआ। हिंदुस्तान के कई शहरों में, कई राज्यों के कई शहरों में हमने देखा कि लोग मुसलमानों को एक हिकारत की दृष्टि से देखने लगे हैं। मैंने पूछा कि इसकी वजह, उन्होंने कहा कि ये सब कोरोना फैलाने वाले लोग हैं। तो मुझे बहुत चिंता इस बात की हो रही है कि क्या बीमारी और बीमारी से उत्पन्न संकट को हम ऐसे विषयांतर करके किसी और एक गैर जरूरी मुद्दे की तरफ ढकेल कर क्या हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं? क्या हम उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। आज की एक खबर है कि एक बहुत बड़े नेता जो धर्मगुरु भी हैं, उत्तराखंड से उनका नाता है, उनके परिवार में लगभग काफ़ी सारे लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं और उसी संक्रमण के साथ वो उत्तराखंड गए। वहाँ की सरकार, वहाँ के चूँकि उनकी राजनीतिक रसूख बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने अटेंड की, कई समारोह में वो बैठे और चूँकि वो धर्म के प्रचारक हैं इसलिए उनके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। उन सब के साथ जब वो उत्तराखंड पहुँचे तो पता चला कि काफ़ी बड़ी संख्या में उनके परिवार के लोग संक्रमित हैं। अब एक तरफ तो मरकज़, दूसरी तरफ यह
हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े गुरु, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सामने रखकर जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम या सरकार या राजनीतिक दल अगर किसी समूह को बदनाम करना चाहता है तो उसके साथ इस तरह की बातों को जोड़कर लोगों का ध्यान बटा देता है और उसकी वजह से हम उस गफलत में जीने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कोरोना का संकट हल हो जाएगा? मित्रों, बात बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि कोरोना से ज़्यादा कोरोना का डर पैदा किया गया। कोरोना का डर क्यों पैदा किया गया? क्योंकि कोरोना के नाम पर एक बहुत बड़ा व्यावसायिक कंपनियों को, बाजार को दिख रहा है। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं संक्षेप में आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि यह संक्रमण कोई बहुत घातक या खतरनाक संक्रमण नहीं है, क्योंकि चिकित्सा वैज्ञानिकों की राय है कि इस संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम है। जाहिर है थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम इस संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन उन सावधानियों को और डर को अगर किनारे कर दें तो इस बीमारी के सामान्य लक्षणों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रित करना है, इसकी जानकारी देने की बजाय हमने डर को फैलाया, पूरी दुनिया में कोरोना के भय को फैलाया, कोरोना की दहशत को फैलाया और आज बिल्कुल रोलबैक जैसी स्थिति हो गई है। एक नया गाइडलाइन आया है WHO का और ICMR उससे सहमत है। उस गाइडलाइन के अनुसार अगर जुकाम खांसी जैसे लक्षण किसी व्यक्ति में है और वो अस्पताल में एडमिट है और उसकी मौत हो जाती है किसी और कारण से भी, तो उसको भी कोरोना से संक्रमित, उस मौत को कोरोना संक्रमित मौत माना जाएगा। यानी कि पहले मौत के आंकड़े हम छिपा रहे थे, इस बीमारी से होने वाली मौत के आंकड़े को हम छिपा रहे थे क्योंकि उसमें हमारे देश की साख, हमारे देश की नाक जुड़ी हुई थी, और अब हम उस आंकड़े को बढ़ा रहे हैं। चीज़ें बहुत साफ हैं। जाहिर है हम इस आंकड़े को बढ़ाकर एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं और उस दहशत के माहौल को बेचकर कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां या कोरोना के इलाज के नाम पर दवा बनाने वाली कंपनियां अपना रोजगार खड़ा करेंगी। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिकों को, अपने भाइयों बहनों को समझाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि कोरोना को एक सामान्य फ्लू से ज़्यादा देखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से इसकी जो तकनीकी पक्ष हैं उस पर वैज्ञानिक, चिकित्सक और उससे जुड़े अनुसंधान के लोग ध्यान देंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कोरोना एक सामान्य फ्लू की तरह है, ऐसा मानना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। अपने काम धंधों के साथ आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं, ऐसा मैंने पिछले 2-2.5 महीने के अनुभव में देखा। इतना ही नहीं है, जब से होम क्वारंटाइन फैसिलिटी सरकार ने दी है तब से ऐसे कई लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको अब किसी चिकित्सक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो सीधे जाकर अपनी जांच कराते हैं और अपने कोरोना पॉजिटिव होने के जांच की रिपोर्ट के साथ फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर हम लोगों से बात करते हैं। हम उनको एक सामान्य सी हिदायत देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम बात कि कोरोना के नाम पर व्यवसाय करने वाले बड़े अस्पताल इस शहर में ही नहीं पूरे देश में फैले हुए हैं, और अगर कोई व्यक्ति गफलत में या गलती से उस अस्पताल में चला गया जो निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं, तो 5 लाख से लेकर 15 लाख तक उनसे वसूल किए जा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कोरोना के नाम पर एक नए किस्म का व्यापार शुरू हो चुका है। उस व्यापार को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो हम मानवता को ऐसे ही तार तार होते हुए देखेंगे। एक तरफ वह वर्ग जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है, लॉकडाउन के नाम पर उसके साथ ज्यादती हुई। रेलगाड़ियों में 88 मौतों का आंकड़ा अखबारों में हमने पढ़ा है, और भी तमाम इस तरह की चीज़ें। कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जो रास्ते में चलते हुए श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे वो एक्सीडेंट में हो या भूख से मरे हों। ऐसे लोगों के आंकड़े की एक लिस्ट है। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अस्पतालों में मर रहे हैं। तो कोरोना के नाम पर ये डर का जो कारोबार चल रहा है उससे उभरने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, खास करके
जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हम लोग उठाते रहते हैं, उसका मकसद भी यही है कि हम अपने लोगों को, अपने देश के दोस्तों को, अपने देश के भाइयों बहनों को इस बात से आगाह कर सकें कि वे दहशत से बचें, वे अपने अधिकारों को पहचानें, सरकार और सरकार के द्वारा हर गतिविधियों को वो ठीक से देखें, समझें, अंधभक्त की तरह उसका पालन न करें और कोशिश ये करें कि जो वाजिब आवाज़ है उसको ज़रूर उठाएं। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। नहीं तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हमारे देश के लोग तिल तिल कर मरते रहेंगे। आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे फिर बात करूंगा। अपना कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबका शुक्रिया।